नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आपको ज्ञात है, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के लगभग सिलेबस को पूरा कर चुका हूँ और मैं मूलतः बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का सेकंड और थर्ड पेपर मैंने आपको कराया है, परंतु मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर्स के अंतर्गत भी आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा में इस साल संभवतः आएंगे। इसलिए इस क्रम में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस और उनके संभावित आंसर शेयर किए हैं। तो इसी क्रम में मैं आज आपसे नियो डार्विनिज्म पर बात कर रहा हूँ। नियो डार्विनिज्म तथा नियो लामार्किज्म अर्थात नव डार्विनवाद तथा नव लामार्कवाद पर टिप्पणी लिखें या एक लेख लिखें। तो क्या है नव डार्विनवाद? नव डार्विनवाद का ही एक विकसित रूप है, जो कि साइंटिस्ट विजमैन, मेंडल, हैक्सले आदि द्वारा डार्विनवाद की कमियों को दूर करने के लिए दिया गया था। क्या करने के लिए? डार्विनवाद की कमियों को दूर करने के लिए दिया गया था। नव डार्विनवाद के मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट्स जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, सभी जीवों में तीव्र गुणात्मक प्रजनन की क्षमता होती है। सभी जीवों में तीव्र गुणात्मक प्रजनन की क्षमता होती है। मतलब सभी जीव जो हैं लगातार बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसा कि आपको पता है, जीवों के मुख्य 3 कैरेक्टर होते हैं: रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और लोकोमोशन। गमन, उपापचय एवं जनन। इनके अलावा और कोई कैरेक्टर नहीं होता है। उसी कारण से सभी जीवों में तीव्र गुणात्मक प्रजनन की क्षमता होती है। दूसरा, अत्यधिक प्रजनन के कारण सीमित भोजन और सीमित आवास रह जाता है। जब चूंकि पॉपुलेशन बढ़ जाती है जीवों की, किसी भी स्पीसीज की, तो संघर्ष कहाँ प्रारंभ हो जाता है? भोजन और आवास के लिए। तो अत्यधिक प्रजनन के कारण सीमित भोजन और सीमित आवास रह जाता है। तीसरा पॉइंट है, सीमित भोजन व सीमित आवास के कारण जातियों में उत्तरजीविता या अर्थात सर्वाइवल के लिए अंतरजातीय या अंतराजातीय, एक ही स्पीसीज के बीच में या विभिन्न स्पीसीज के बीच में, और वातावरणीय संघर्ष हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि भोजन, आवास आदि के लिए आपस में संघर्ष करने पड़ते हैं। तो सीमित भोजन और सीमित आवास के कारण जातियों में उत्तरजीविता के लिए अंतरजातीय या अंतराजातीय और वातावरणीय संघर्ष होना शुरू हो जाता है। और विपरीत परिस्थितियों में जो जीव सफलतापूर्वक जीवित रहकर अगली पीढ़ी को जन्म देने में सफल होते हैं, मतलब एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस में जो जीव सफलतापूर्वक जीवित रहकर या सर्वाइव होकर अगली पीढ़ी को जन्म देने में सफल होते हैं, उनमें वंशागत विशेष विभिन्नताएं आती हैं। और जो विभिन्नताएं क्या हो सकती हैं, वो निम्न है। मतलब वेरिएशन क्यों होता है? विपरीत परिस्थितियों में जो जीव सफलतापूर्वक जीवित रहकर अगली पीढ़ी को जन्म देने में सफल होते हैं, उनमें वंशागत जेनेटिक विभिन्नताएं आती, वेरिएशंस उत्पन्न हो जाते हैं। और ये वेरिएशंस किन कारणों से उत्पन्न होते हैं? वो कारण है, एक तो है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। दूसरा, जीन पुनर्योजन या जीन विनिमय के द्वारा, जीन पुनर्योजन जीन एक्सचेंज के द्वारा होता है। और तीसरा है संकरण।
चौथा है आनुवांशिक विचलन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये 4 कैरेक्टर है, 4 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से इनमें वेरिएशन उत्पन्न होता है। इन एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से उत्परिवर्तन, जीन पुनर्योजन या जीन विनिमय, तीसरा संकरण, और चौथा है आनुवांशिक विचलन। आनुवांशिक विचलन को इंग्लिश में जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं न्यू लामार्किज्म के बारे में। नव लामार्कवाद के अनुसार विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति उनकी पूर्व में जातियों से होती है। मतलब इस नई थ्योरी के अनुसार, लामार्कवाद के अनुसार, विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति उनकी पूर्व में उपस्थित जातियों से ही होती है तथा जाति सदैव स्थायी तथा स्थिर नहीं होती। ये खास बात है, जाति सदैव स्थायी और स्थिर नहीं होती। लामार्कवाद को निम्न मुख्य अवधारणाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये जो हाइपोथेसिस है लामार्कवाद की, वो किन बेसिस पॉइंट्स पर आधारित है, किन अवधारणाओं पर स्थित है, वो ये हैं। पहला, जीवधारी में नवीन अंगों का विकास उनकी आवश्यकता के अनुरूप होता है। जीवधारियों में नवीन अंगों का विकास उनकी आवश्यकता के अनुसार होता है। दूसरा, प्राणियों के जीवन में उपार्जित लक्षण उनकी अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं, अर्थात उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। किसी पीढ़ी में कोई लक्षण अगर उपलब्ध हो जाता है, प्रकट होता है, नया लक्षण अपीयर होता है, तो वो उनकी अगली पीढ़ी में वंशानुगत होता है, अर्थात उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, जिन अंगों को जीवों ने प्रयोग किया वे विकसित तथा जिनका उपयोग नहीं किया वे अवशेषी या विलुप्त हो जाते हैं। ये थ्योरी कहलाती है इंग्लिश में यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। जिन अंगों को जीवों ने प्रयोग किया या ज़्यादा प्रयोग किया वे विकसित हो जाते हैं, और जिनका प्रयोग में नहीं किया गया जिन अंगों का, वे अवशेषी या विलुप्त हो जाते हैं। चौथा पॉइंट है, प्रत्येक जीवधारियों में निरंतर अपने अंगों का आकार बढ़ाने की प्रकृति पाई जाती है, और वो भी प्राकृतिक होती है। प्रत्येक जीवधारियों में निरंतर अपने अंगों का आकार बढ़ाने की प्राकृतिक प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण, जिराफ का उद्विकास तथा सर्प का उद्विकास की प्रक्रिया। जिराफ ने क्या किया कि जब सूखे का मौसम आया या रेगिस्तान के वातावरण में बारिश कम होने से निचले स्तर की घास या वृक्ष सूख गए, तो ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए जिराफ ने अपनी गर्दन को लंबा करना शुरू किया, अर्थात उसका उपयोग ज़्यादा करना शुरू किया गर्दन का। तो उसकी जो नई जनरेशन आई उसमें जिराफ की गर्दन लंबी होती चली गई। ये इसका उदाहरण इन्होंने दिया। प्रत्येक जीवधारी में निरंतर अपने अंगों का आकार बढ़ाने की प्राकृतिक प्रवृत्ति पाई जाती है, और इसके उदाहरण स्वरूप जिराफ का उद्विकास तथा सर्प का उद्विकास की प्रक्रिया इसमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये लामार्किज्म के अंदर जो पॉइंट्स थे, जीवधारी में नवीन अंगों का विकास उनकी आवश्यकता के अनुरूप होता है। दूसरा, प्राणियों के जीवन में उपार्जित लक्षण उनकी अगली पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं, अर्थात उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। तीसरा, जिन अंगों को जीवों ने प्रयोग किया वे विकसित तथा जिनका प्रयोगों में कम उपयोग किया, जिनको कम उपयोग मिल गया है, जिनका प्रयोग कम किया,
वे अवशेषी या विलुप्त हो गए। चौथा, प्रत्येक जीवधारियों में निरंतर अपने अंगों का आकार बढ़ाने की प्राकृतिक प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण इसका है जिराफ का उद्विकास और सर्प का उद्विकास, ये देखने को मिलता है। सर्प में क्या एग्जाम्पल है कि सर्प चूंकि बिलों में रहता था तो बिलों में उसकी टांगें अड़ती थीं उसके मूवमेंट में, लोकोमोशन में, इसलिए स्नेक्स में धीरे धीरे करके अगली पीढ़ियों में उसके गमनांगों का ह्रास हो गया। ये न्यू लामार्किज्म के अंतर्गत आता है। और न्यू डार्विनिज्म में आपने देखा कि ये सभी जीवों में तीव्र गुणात्मक प्रजनन की क्षमता होती है। दूसरा, अत्यधिक प्रजनन के कारण सीमित भोजन और सीमित आवास रह जाता है। तीसरा, सीमित भोजन और सीमित आवास के कारण जातियों में उत्तरजीविता के लिए अंतरजातीय या अंतराजातीय और वातावरणीय संघर्ष होता है। चौथा पॉइंट, विपरीत परिस्थितियों में जो जीव सफलतापूर्वक जीवित रहकर अगली पीढ़ी को जन्म देने में सफल होते हैं उनमें वंशागत विभिन्नताएं आती हैं। और वो विभिन्नताएं किन कारणों से आती हैं? वो विभिन्नताएं आती हैं उत्परिवर्तन के कारण। दूसरा, जीन पुनर्योजन या जीनी विनिमय के द्वारा होती हैं। तीसरा, हाइब्रिडाइजेशन के कारण होती हैं, संकरण के कारण होती हैं। और चौथा, आनुवांशिक विचलन के कारण होती हैं या जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण होती हैं। तो ये है न्यू डार्विनिज्म। और दूसरा, ये जो मैंने पॉइंट्स बताए, ये है न्यू लामार्किज्म। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक पूरा हुआ। थैंक यू वेरी मच।